विशेष खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ राज्यपाल उइके का नाम। 1.5 साल में 10,000 से अधिक लोगों से मिलकर सुनी उनकी समस्याएं। केंद्रीय बजट पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सब कुछ बेच डालेगी केंद्र सरकार। मिक्सोपैथी के खिलाफ फूटा IMA के सदस्यों का गुस्सा। हड़ताल से प्राइवेट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथोलॉजी होंगे प्रभावित। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 16वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर सुश्री उइके ने कहा, निजी विश्वविद्यालय ऐसी शिक्षा प्रदान करे कि यहां से निकलने वाले विद्यार्थी देश भर में जाकर भी यही कहे कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्राप्त की है। कोरोना काल में निजी विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा तथा अन्य माध्यमों से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया है, यह सराहनीय है। राज्यपाल उइके का नाम आम जनता से मुलाकात करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस समारोह में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था द्वारा राज्यपाल को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें 29 जुलाई 2019 से 6 जनवरी 2021 तक एक राज्यपाल के रूप में 10,849 लोगों से मुलाकात करने एवं उनकी समस्या सुनने के लिए दिया गया। राज्यपाल को उपस्थित सभी निजी विश्वविद्यालयों ने अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मान किया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने भी राज्यपाल को विशेष अभिनंदन पत्र प्रदान किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र गुणवत्ता बनाए रखे। पहले की अपेक्षा विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, परंतु आवश्यकता की मानकों के अनुरूप अपने आप को ढालें तथा यह प्रयास करें कि सभी वर्गों तक उच्च शिक्षा की पहुंच हो। मेरा मानना है कि शिक्षा प्रदान करने का काम सबसे पुण्य का कार्य है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षण संस्थाओं को किसी भी प्रकार की राजनीति से मुक्त रखना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की संस्थाओं के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और सभी निजी विश्वविद्यालयों को स्थापना दिवस की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग और बेमेतरा जिले के दौरे पर है। तय कार्यक्रम अनुसार बघेल सुबह 11:30 पर रायपुर से रवाना होकर 11:50 पर बाजार चौक भिलाई 3 पहुंचे। यहां आयोजित स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बघेल दोपहर 12:45 पर भिलाई 3 से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 1 बजे CCM मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल कचांदूर, जिला दुर्ग पहुंचे। यहाँ स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 पर कचांदूर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 3 बजे बेमेतरा जिले के विकास खंड नवागढ़ स्थित ग्राम नगदा पहुंचेंगे। यहाँ ग्राम परसदा आएंगे और गिधवा परसदा जलाशय में नौका विहार कर पक्षी दर्शन करेंगे। CM बघेल 3:30 पर ग्राम नगदा में आयोजित गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव 2021 में शामिल होंगे। इसके शाम 5:05 पर हेलीकॉप्टर द्वारा भिलाई 3 पहुंचेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया है। इसे लेकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। प्रदेश भाजपा ने बजट को विकास का बजट बताया तो कांग्रेस ने इस चुनावी बजट करार दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी केंद्रीय बजट पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने बजट हुए हैं उसमें ये बजट सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा है। सबसे ज्यादा GDP की गिरावट। मैं पहले ही कहता था कि ये सब कुछ बेच डालेंगे और वही हो रहा है। सरकार बैंक से लेकर बंदरगाह तक, सरकारी बीमा कंपनी से लेकर बिजली लाइन तक, रेलवे के डेडिकेटेड रेड कॉरिडोर से लेकर वेयर हाउस तक सबको बेचने की इसकी योजना है। जो ये कहते थे कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कांग्रेस सरकार ने जो बनाई उन सबको एक एक करके बेचने वाले हैं और इसमें विदेशी FDI करके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर निजी कंपनियों को बेचने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला। बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कुछ नहीं है। बजट बहुत ही निराशाजनक और अभी तक के जितने बजट हुए हैं सबसे ज्यादा GDP की गिरावट। दूसरी ओर मैं पहले ही कहता था ये सब कुछ बेच डालेंगे और वही हो रहा है। सरकारी बैंक से लेके बंदरगाह तक, सरकारी बीमा कंपनी से लेके बिजली लाइन तक, रेलवे के डेडिकेटेड रेड कॉरिडोर से लेकर वेयर हाउस तक सबको बेचने की इसकी योजना है। जो ये कहते थे 70 साल में कुछ नहीं हो, तो जो 70 साल में कांग्रेस सरकार ने जो बनाई उस सबको एक एक करके बेचने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 बजट पेश किया है।
लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को उनका यह बजट पसंद नहीं आया। बजट को लेकर नेताओं के अलग अलग बयान सामने आए हैं। वहीं बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बजट चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया बजट है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर यह चुनावी बजट है। उन्होंने कहा कि किसान, नौजवान, गरीबों और सामाजिक क्षेत्रों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। मोदी सरकार का बजट पूरी तरीके से पूंजीपतियों का बजट है। अनेक संस्थान, सरकारी संस्थान बेचने की कार्य योजना है। LIC का IPO लाया जाएगा, लेकिन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे नहीं बताया गया। किसानों की आय कैसे दुगनी होगी ये भी नहीं बताया गया है। ये बजट पूरी तरीके से जन विरोधी बजट है। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार देश का आम बजट पेश किया है। इस बार का बजट बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि कोरोना काल के बीच यह बजट लाई गई है। ऐसे में लोगों को काफी अपेक्षाएं इस बजट से थी। वहीं राजधानी वासियों ने भी इस बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। रायपुर में बजट पर लोगों का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला। तो कुछ लोगों ने इसे सराहा तो कुछ लोगों ने इसे नाखुश नजर आए। देश का आम बजट जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती है, आज 1 फरवरी को बतौर वित्त मंत्री तीसरी बार निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बता दें कि सांसद में आज इस बजट को पेश करते हुए उन्होंने कई बातें जो है कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना के दौरान का ये जो बजट है काफ़ी अहम माना जा रहा है। कुल 2 लाख करोड़ से भी अधिक का ये जो है पूरा बजट है और इसमें कई तरह की जो छूट हैं, हिदायत, रियायतें हैं वो लोगों को दी गई है। बात करें 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई है। जिनको केवल पेंशन ही मिलता है उनको छूट बड़ी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा सोने चांदी घटा के जो दाम है वो गिरा दिए गए हैं। इस भले बात करें मोबाइल और उनके उपकरणों की तो वो उनके दामों में ज़रूर बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और रेलवे को लेकर जो है बड़ा यहाँ पर सौगात जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने है उन्हें दिया है। और आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर कैसा रहा ये बजट और लोग क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो उम्मीद किया था इस बजट को लेकर, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरा ये बजट? नहीं, उतना तो नहीं उतर पाया है, लेकिन अगर ये छूट को बढ़ाता तो शायद उतर सकता था। 2.5 लाख की छूट को उसको बढ़ाना चाहिए था। किस तरह की उम्मीद आपने की थी? जैसे टैक्स में आपने बात की 2.5 लाख तक की छूट को बढ़ाना चाहिए था, और इसके अलावा किस तरह की उम्मीद आप कर रहे थे इस आम बजट को लेकर? मैं ये बोला, कोरोना में लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, व्यापारी लोग को, और भी जो छोटे छोटे जो बेचारे व्यापारी हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। या तो उनको टैक्स माफ़ करना चाहिए, ये 2 साल कम से टैक्स उनसे नहीं लेना चाहिए। जिस तरह बात करें 75 वर्ष के जो उम्र के रिटायर्ड कर्मचारी थे, उनके जिनका सिर्फ पेंशन ही सहारा था, उनके लिए टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। उनको टैक्स नहीं जमा करने की बात कही है सरकार ने। ये तो अच्छी चीज़ की है उन्होंने, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। और भी मतलब जो 75 साल से लिए उसको 60 साल से ले लेना था उनको। निश्चित तौर पर और भी कई लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या राय है कि और इस बजट को लेकर क्या वे उम्मीद रखे हुए थे। हमारे साथ एक युवा साथी भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का बजट आपने यहाँ पर उम्मीद किया था और क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरा है इस बार का बजट? सभी प्रकार के बजट बहुत ही अच्छा है और सभी वर्गों के लिए यहाँ पर ध्यान दिया गया इस बजट में। और जिस प्रकार से मोदी सरकार के यहाँ बजट यहाँ पर पेश किया है संसद में, बहुत ही हर वर्गों को यहाँ पर एक बड़ी राहत मिली है और अच्छी बजट पेश किया है इस बार। और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से बहुत ही अच्छा बजट आएगा, सबको राहत मिलेगी और बहुत अच्छा ये बजट रहा। युवा वर्ग से हैं, युवाओं के लिए खास तौर पर कोई खास यहाँ पर उम्मीद नहीं दिखती रही है इस बजट को लेकर, क्या कहना चाहिए? हाँ, युवाओं के प्रति तो अभी बजट का कुछ भी मसला सामने नहीं आया है, लेकिन आगामी ऐसे अगर कुछ बजट होते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी सरकार और कुछ युवाओं के बारे में कुछ सोच सकते हैं और ऐसा बजट लाना भी चाहिए, क्योंकि युवाओं के रोज़गार के प्रति और उनको ये सब चीज़ सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत जो कंपनी अभी जो बंद हो गए हैं, ऐसे कुछ काफ़ी बेरोज़गार हो गए हैं और उनको कुछ रोज़गार नहीं मिला। तो इस आशा करता हूँ कि इस बजट के बारे में कुछ उसके ऊपर कुछ काम करेंगे इस बजट में, और हो सकता है कि बजट अच्छा है और सभी वर्गों को ध्यान रखे शायद इस बजट में अच्छा कुछ होना चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं बजट में और क्या चाहते थे और क्या अब उन्हें मिला है इस बजट में, क्या खुश हैं या नाखुश ही इस बार उन्हें इस बार के बजट में भी प्राप्त हुई है। ये हमारे साथ एक और अंकल मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का ये बजट है और क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट?
देखा जाए तो वो जो इनकम टैक्स में जो छूट देनी चाहिए थे वो छूट होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसमें लोगों को बहुत तकलीफ़ है। उस हिसाब से कि टैक्सेशन में छूट दिया जाता तो हमको फ़ायदा होता। दूसरी शिक्षा के में हो गया तो यहाँ शिक्षा और बेरोजगार दोनों कमी है। शिक्षा बेरोजगार के लिए कुछ करना चाहिए था, स्वयं रोजगार के लिए जो है उनके लिए कुछ बढ़ावा देना चाहिए था, उसमें सब्सिडी देनी चाहिए थी। कुछ है स्केल जिसमें कम है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, बढ़ा के उनको ठीक किया जाए। तीसरा हो गया शिक्षा हो गया, आपका बेरोजगार भी हो गया है ना। तीसरा किसानों के लिए हो गया, किसानों को जो सब्सिडी वगैरह देना है उनके ऊपर काम होना चाहिए था, वो थोड़ा सा मुझे कम लगे, तो बढ़ावा देना चाहिए था। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी जो यहाँ पर कृषि कानून लाए जाने की बात थी उसे 1.5 साल के लिए टाल दी गई है, और वहीं जो न्यूनतम मूल्य पर खरीदी की बात थी उस पर मंजूरी दी गई है, और मंजूरी अभी तक से खरीदी उसी पर होने की बात कही जा रही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक तो न्यूनतम मूल्य पर दे रही है, ठीक है, कानून भी सही है, लेकिन जो बीच के बिचौलिए हैं उनको अलग करके यदि कहीं डायरेक्ट मार्केटिंग हो जाए किसानों से लेकर जहाँ भी वो बेचना चाहे और उनको समर्थन मूल्य पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर हर प्रकार की जो बजट से उम्मीद थी वो देखने को मिली थी। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनसे हमने जाना कि इस बार के बजट से क्या कुछ उम्मीदें वे लगा के बैठे थे और कैसा रहा इस बार का बजट। काफ़ी कुछ मिला जुला जो जवाब है इनसे मिला हमें। जिस तरह से आपने देखा कि उन्हें जिस तरह से टैक्सेशन में छूट का कई लोगों को उम्मीद थी, उस उम्मीद पर इस बार का बजट नहीं खरा उतरा। लेकिन जैसे 75 वर्ष से ज़्यादा बुजुर्गों के लिए जो छूट दी गई है टैक्स में, इसकी सराहना कई लोगों ने की है। इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी बेहतर जो काम किए जा रहे हैं उसकी भी सराहना लोगों ने की है। तमाम तरह का जो मिला जुला स्वरूप है इस बार के बजट को भी देखने को मिला है। कैमरा पर्सन दिनेश राव के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। वित्त मंत्री के पिटारे से इस बार राहत की सौगात आम लोगों पर नहीं बरसी। ना तो टैक्स के स्लैब में बदला किया गया और ना ही महंगाई पर कुछ राहत मिली। ऊपर से मोबाइल जैसी जरूरत का सामान महंगा हो गया। इस बजट से सिर्फ मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग ही निराश नहीं हुआ है, बल्कि शराब प्रेमियों को भी ज्यादा कीमत चुकाने का डर सताने लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में शराब पर सेस 100% बढ़ाने का ऐलान किया है। शराब से जुड़े पेय पदार्थों में सेस का दर 100% बढ़ने से इसकी कीमतों में इजाफा होगा। सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू किया जाएगा। इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में अल्कोहलिक बेवरेज पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाया जाएगा। इस फैसले के तुरंत बाद से ही ये कहा जाने लगा कि अब शराब महंगी हो जाएगी, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बजट में पेट्रोल पर 2 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। ऐसे में इनकी कीमत बढ़ने की संभावना है। शराब पर एक तरफ 100% सेस लगाया गया है तो दूसरी तरफ सरकार ने इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में 100% की कटौती कर दी है। पहले 80% अल्कोहल वाला आयात की गई शराब पर 150% कस्टम ड्यूटी लगती थी, तो अब 50% रह गई है। यानी शराब पर सेस लगाकर सरकार ने उसकी कीमत जितनी बढ़ाई है उस पर कस्टम ड्यूटी घटाकर उतनी की कीमत कम भी कर दी गई है। यानी सेस लगाने और कस्टम ड्यूटी घटाने के फैसलों से शराब की कीमत पर असर नील होगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे अगली खबरों के साथ। गांव शहर की ओर जा रहा था। घर में बैठा बाप किसानी में पसीना बहा रहा था, मगर सब दिन एक से नहीं होते साहब। तकदीर और तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। धीरे धीरे बाजत आनंद बधाई, मोरे आनंद बधाई हो। एहो भैया छत्तीसगढ़ मां बाजत बधाई, खुश हो गे दादाई हो। कुछ बात है उस नेता में जो मिट्टी से बना है। किसानी से पेशानी में पड़ने वाले बल को वो जानता है। गाँव गाँव दिखत अंजोर चिकन चाकन, गली खोर चिकन चाकन, गली खोरे हो। संगे मिलत किसानी मजूरी काम बनत जरूरी हो। किसानी कर्जा माफ कर दिया,
बिजली का बिल हाफ कर दिया। राजीव गांधी न्याय योजना लाकर किसानों की चिंता को साफ कर दिया। नतीजा घर घर हो गए मोटर गाड़ी भौजी पहिरे रेशम साड़ी गहना लेके है तैयारी हो। अब तो जम्मू संसो फिकर सिराई लइका खावते मिठाई हो। संगे छत्तीसगढ़ माँ बाजथे बधाई खुश हो गए दादाई। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ सरकार, सेवा जतन सरोकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी कर आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के डॉक्टर्स को भी मरीजों की सर्जरी करने की अनुमति दी थी। सरकार के इस फैसले से देश भर में डॉक्टर दो गुटों में बंट गए हैं और अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भूख हड़ताल का आह्वान कर दिया है, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर मैक्सोमैथी के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का पहला दिन है, जिसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। हड़ताल के दौरान प्राइवेट अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी प्रभावित हुए। आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति बनने वाली है जिससे कि निजी अस्पताल में ओपीडी भी प्रभावित रहेगा। इमरजेंसी और कोविड-19 को छोड़कर सभी सेवाएं ठप रहेंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ इकाई ने इस देशव्यापी हड़ताल में अपना सहयोग दिया है। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष विकास अग्रवाल ने कहा, मिश्रित इलाज की अनुमति से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। केंद्र सरकार के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को मिलाने और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी का आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से इलाज और ऑपरेशन की अनुमति ठीक नहीं है। चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने में कई साल लग जाते हैं। ऐसे में सभी को इलाज की इजाज़त देना मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, मिक्सोपैथी एक तरह की खिचड़ी चिकित्सा पद्धति है। हमारे देश में बहुत सारी पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, एलोपैथी। हर पद्धति अपने आप में संपूर्ण है। हर पद्धति का इलाज करने का तरीका अलग है, हर पद्धति की दवाइयों का काम करने का तरीका अलग है। परंतु सरकार एक कानून लेकर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आयुर्वेद और होम्योपैथ और सिद्धा के दूसरे चिकित्सक हैं, उनको कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद में सर्जरी के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। तो हमारा यही विरोध है कि जब हमारे डॉक्टर्स एलोपैथी का MBBS करने के बाद में 3 साल की ट्रेनिंग होती है, तब उनको MS की परीक्षा पास करनी पड़ती है। उसके बाद वो सर्जरी के लिए एलिजिबल होते हैं और उसके बाद भी उनको कुशल सर्जन बनने के लिए कई सालों की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर आयुर्वेद से जुड़े पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरों को ट्यूमर, ग्रैनी, नाक और मोतियाबिंद जैसी सर्जरी की अनुमति दे दी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा जैन ने कहा कि मिक्सोपैथी का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डिग्री नहीं पहचानते। ऐसे में किसी भी पद्धति से पढ़ा हुआ डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मिक्सोपैथी में हर किसी डॉक्टर को ये हक होगा, चाहे वो किसी भी विधा में पढ़ा हो, कि वो ऑपरेशन करे। ये वैसा ही है जैसे कि आप किसी इंजीनियर के बदले किसी टेक्नीशियन को अपना एप्पल मोबाइल सुधरने के लिए दे दें। एप्पल मोबाइल तो फिर भी ख़रीद सकते हैं आप, मगर आप क्या शरीर को बदल सकते हैं? और इसका सबसे बड़ा नुकसान ग्रामीण इलाके में होने वाला है, क्योंकि वहाँ मरीज़ डिग्री नहीं पहचानते, तभी तो वहाँ झोला छापों की बनी होती है। तो जब वो डिग्री नहीं जानते हैं और मरीज़ जाएगा, उसके बाद उसको कॉम्प्लिकेशन होगा। उसके बाद उन विधाओं में एनेस्थीसिया का कोई रोल नहीं है, तो फिर ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के कैसे होंगे? और आप मिक्स कर रहे हैं इधर का भी उधर का भी, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मरीज ज़्यादा जागरूक नहीं है उन्हें इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और कॉम्प्लिकेशंस लेके वो आएंगे, मृत्यु दर बढ़ेगी, स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा। इसलिए हम इस मिक्सोपैथी का विरोध करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस हड़ताल से चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य इस महीने मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे हैं। राजधानी के करीब 750 तो वहीं प्रदेश भर में 3500 आईएमए के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में हड़ताल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट होरी साहू के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं को अपने झांसे में लेने वाले नाइजीरियन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी का नाम इग्नातुस नौरुका है, जो फेसबुक में डॉक्टर रोनाल्ड क्रिस्टोफर के नाम से फर्जी आईडी चलाता था। आरोपी महंगी गिफ्ट भेजने के नाम पर महिलाओं से ठगी करता था। पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सैकड़ों महिलाओं से ठगी कर चुका है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने न्यू राजेंद्र नगर थाना में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसके फेसबुक आईडी में डॉक्टर रोनाल्ड क्रिस्टोफर के नाम से रिक्वेस्ट आया था। उस व्यक्ति ने कुछ दिनों बाद महिला को व्हाट्सएप कॉल किया और महंगे गिफ्ट भेजने का लालच दिया। 17 से 21 दिसंबर के बीच आरोपी ने महिला से किस्तों में 5 लाख रुपए लिए और मोबाइल फोन हमेशा के लिए बंद कर दिया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसके कब्जे से 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप, ATM कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया है। थाना न्यू राजेंद्र नगर अंतर्गत एक 420 का मुकदमा दर्ज था, जिसमें एक प्रार्थिया है, उनके खाते से 5 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें 17/12 और 21/12 के बीच, मतलब 17 दिसंबर और 21 दिसंबर के बीच में इसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था प्रार्थिया को, डॉक्टर क्रिस्टोफर रोनाल्ड क्रिस्टोफर के नाम से, और इनके द्वारा इनसे दोस्ती की गई और इसके व्हाट्सएप नंबर भी लिए गए। अपना भी व्हाट्सएप नंबर उसने इनको दिया। इस प्रकार से उसने विश्वास अर्जित करके विदेशी गिफ्ट भेजने के नाम पर अलग अलग समय पे कि आपका विदेशी गिफ्ट में सबसे पहले 35,000 रुपये जमा कराए गए, उसके बाद 1.5 लाख रुपए, ऐसा करके 3-4 बार अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ और 5 लाख के आसपास रकम विभिन्न खातों पे डलवाए गए। और इसमें अलग अलग समय पे कि आपका क्लियरेंस कराना है, एयरपोर्ट पे आ चुका है, अर्नामेंट भी है, इसमें विदेशी करेंसी है। इस प्रकार से इसमें मुकदमा दर्ज था। राजधानी रायपुर के खमाड़ी में पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे की बहू और पोती की दोहरे हत्याकांड मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। संपत्ति विवाद और पैसों के लेन देन के चलते रिश्तेदारों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों ने जूते की लेस से नेहा और उसकी बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मर्डर के आरोप में 2 आरोपी डॉक्टर आनंद राय और दीपक सायतोंडे को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी अजय राय अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन बंटवारे को लेकर हो रहे विवाद के कारण नंदोई ने हत्या की पूरी योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक नेहा धृतलहरे की शादी 2011 में तरुण धृतलहरे के साथ हुई थी। दोनों अपनी 9 वर्षीय बेटी अनन्या धृतलहरे के साथ रायपुर के खमाड़ी में रह रहे थे। 16-17 एकड़ जमीन विवाद और पैसे के लेन देन के चलते तीनों आरोपियों ने 30 जनवरी को नेहा को मारने की योजना बनाई। जब उसका पति तरुण घर से बाहर था, तब वो नेहा से मिलने घर गए थे और जमीन का हिस्सा मांग रहे थे। जमीन का हिस्सा नहीं देने पर वो प्लान के तहत वापस उसके घर और माँ बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने वाले थे। उससे पहले ही फोन नहीं लगने पर उनके परिजन उन्हें ढूंढते हुए घर पहुंच गए। घर का दरवाजा बंद था, उसे तोड़कर अंदर घुस गए। घर के अंदर स्टोर रूम में रखा पलंग के नीचे डॉक्टर आनंद राय और दीपक कुमार सायतोड़े छुपे रहते थे। नेहा और अनन्या के बारे में पूछने पर अजय राय के साथ बाहर जाने की बात बताई, लेकिन दोनों की लाश दीवान के अंदर मिली। पुलिस ने जब उनसे कई घंटों तक कड़ाई से पूछताछ की, तब उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया, जिसके बाद अब तीसरे आरोपी अजय की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं दोनों को गिरफ्तार कर रिमांड में भेज दिया गया है। थाना खमाड़ी अंतर्गत सतनाम चौक पे एक फ़ोन आया पुलिस को कि यहाँ पर उसके घर परिजन ताला तोड़ के अंदर गए हैं, तो वहाँ अंदर में 2 व्यक्ति मिले हुए हैं जो कि संदिग्ध अवस्था में है। उनके परिजनों के द्वारा बताया जा रहा था कि उस घर में रहने वाली नेहा धृतलहरे और उसकी बेटी अनन्या धृतलहरे कहीं गायब हैं और ये 2 लोग अंदर में मिले हैं, संदिग्ध अवस्था में है। पुलिस की टीम के द्वारा घर को सर्च किया गया। सर्च करने पर बेड जो कि दीवान था, उसके अंदर 2 बॉडी थी, जिसमें एक नेहा की थी और एक अनन्या की थी। पुलिस की टीम ने उसको PM कराया, इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। और जो घर में संदिग्ध अवस्था में जो मिले उनसे पूछताछ करने पर इसमें से एक व्यक्ति आनंद राय और दूसरा व्यक्ति दीपक, इनके द्वारा जो कि रिश्ते से ये मृतिका के नंदोई लगते हैं, इनके द्वारा संपत्ति विवाद को लेकर कि हमारी जो बीबियां हैं उनको कोई भी संपत्ति नहीं दी जा रही है और नेहा इसमें अड़ंगा डालती है। और पैसे की मांग के लिए वो उस दिन आए हुए थे और कुछ दस्तावेज के लिए आए हुए थे। वो नहीं मिलने पर और उसने मना करने पर वहीं पर मौके पर ही इसका गला घोंटकर उसके बाद जूते के लेस से खींचकर उनका मर्डर कर दिया गया था, पानी में भी डुबाया गया था। छत्तीसगढ़ के मौसम में एक बार फिर बदलाव होने की संभावनाएं नजर आ रही है।
मौसम वैज्ञानिक का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के भीतर मौसम परिवर्तित होगा और तापमान में वृद्धि संभावित है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 3.3 डिग्री बलरामपुर में दर्ज की गई है। वहीं सबसे अधिक तापमान माना एयरपोर्ट में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने तापमान को लेकर कहा कि उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में वृद्धि संभावित है। अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है, साथ ही बादल भी साफ रहेंगे। दुर्ग जैसे मैदानी इलाके में भी कड़ाके की ठंड रही और वहां तापमान 9.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 6 डिग्री कम है। हवा की दिशा बदलने के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, हालांकि शुष्क हवा के कारण बादल नहीं छाएंगे। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ राज्यपाल उइके का नाम। 1.5 साल में 10,000 से अधिक लोगों से मिलकर सुनी उनकी समस्याएं। केंद्रीय बजट पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सब कुछ बेच डालेगी केंद्र सरकार। मिक्सोपैथी के खिलाफ फूटा IMA के सदस्यों का गुस्सा। हड़ताल से प्राइवेट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथोलॉजी होंगे प्रभावित। इसी के साथ ही आज के प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।